मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। क्या आज आपकी सुबह एक लेजी सुबह थी या एक एक्टिव सुबह थी, ये हमें नींद आ रही बताएं। थी, बड़ी नींद आ रही थी। लेकिन मुझे लगता है शुएब, बस वो होता है कि आपने अपना मूड होया तो सब वो सेट। एक सफर है बस। मूड होना, मुझे लगता है सिर्फ बेड से उठ सिर्फ जाओ तो बस हाँ, वैसे ये बात भी है कि बेड से उठना ये एक मुश्किल सफर दैट्स होता है। इट। उसके बाद आप कहते हैं कि बस आप दुनिया फतह कर लें। या बस आप ऑन द गो होते हैं फिर। हाँ। उसके बाद आप सोच भी नहीं रहे होते, बिकॉज एक बॉडी ट्रेन होती है ना कि अब आपने ऑफिस पहुंचना है या जहां जहां आपने पहुंचना था, आप उस तरह से बस चल रहे होते हैं बिल्कुल। और चल सो चल फिर चीजें एक होती रूटीन हैं। में आप आ जाते हैं ना, हाँ। तो ठीक है, अच्छी बात है। आई मीन वो कहते हैं ना, लोग अक्सर जो है ना उठने में बड़ी देर कर देते हैं, सिर्फ बहुत कि देर कर बिस्तर देता से हूं उठने में। नहीं, बिस्तर से उठने में। और आई मीन वो मोटिवेशन नहीं आ रही होती ना। और सारे देखिए, आप सिर्फ एक स्टेप दूर होते हैं अपनी रूटीन से और उस चैलेंज से। वो चैलेंजिंग जो है ना, वो सिर्फ एक इतना सा टाइम होता है। अगर आपने वो टाइम गुजार लिया तो उसके बाद यू गुड टू गो। और डेली बेसिस पे ऐसे ही होता है। तो मेरा ख्याल है आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता होगा कि बस उठना और उसके बाद रूटीन में आना। सो इट्स अ टास्क। सही बात है। तो ये टास्क तो होता है, लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ये टास्क तो पूरे करने पड़ते हैं, वरना काम जरा खराब हो जाता है, बल्कि जरा नहीं काफी खराब हो जाता है। सो आज की सुबह आपके शहर में, आपके इलाके में, आपके गांव में, आपके कस्बे में, आपके मोहल्ले में, आपके घर की छत पर कैसी है, ये हमें ज़रूर बताएं। चूँकि हम रोज़ाना की बुनियाद पर बात करते हैं ना, क्योंकि रोज़ाना ये सूरज निकलने का एक मंजर होता है, वो डिफरेंट होता है। कैसा खूबसूरत मुसव्वर है अल्लाह ताला, कैसा प्यारा मुसव्वर है कि हर रोज़ एक नई मुसव्वरी हमें नज़र आती है कायनात में, एक नई मुसव्वरी हमारी आंख तक पहुँचती है। और अगर मैं कल की बात करूँ, कल एक लम्हे को ऐसी आसमान की तरफ देखा, इट वॉज ब्यूटिफुल एंड आई वाज लाइक, है तो वही आसमान, वही बादल, क्यों इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। वो जो बादलों के टुकड़े थे ना, छोटे छोटे, बहुत खूबसूरत लग रहे थे, पूरे आसमान पर फैले हुए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बस एक मंजर ठहर जाता है आपकी आंखों में और आप उसको बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। आई थिंक शायद वो मोमेंट होता है जब आप चाह रहे होते हैं कि कुछ देर के लिए बस आप ना बैठ के रिफ्लेक्ट करें अपने आप पे, या कुछ देर के बस आसपास सिर्फ नेचर से कनेक्ट करें। नेचर से कनेक्ट करना भी बड़ा जरूरी होता है। इसी का तो टाइम नहीं होता हमारे पास हाँ। शुएब। इतना मसला यही है कि हम कहते हैं हमें टाइम ही नहीं मिलता। आपस में घर वालों के साथ बैठने का बाजू का टाइम नहीं मिलता। पेरेंट्स को देखे हुए मैंने कुछ लोगों को देखा है, 3-3 दिन उनके साथ बैठे हुए गुजर जाते हैं, ना बैठे हुए कि वक्त नहीं गुजार सके। एंड आई एम श्योर रूटीन भी ऐसी होती होगी। किसी का दिल नहीं करता थक हार के फैमिली के साथ कनेक्ट ना करे, बस इंसान होता है कि बस रेस्ट करे। सही बात है। लेकिन कहीं ना कहीं रूटीन को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। हमने अपने आप को ना इंसान से ज़्यादा मशीन समझना शुरू कर दिया है। ज़रूरत से ज़्यादा हम काम करना शुरू हो गए हैं। अब ठीक है, वक्त की ज़रूरत भी है, इसमें कोई बुराई नहीं है, काम करना चाहिए। बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से बैलेंस ज़िंदगी में क्रिएट करना है। वो बैलेंस, जो मोमेंट, जो जिस फ्यूचर के लिए हम सोच रहे होते हैं ना कि अच्छा इस फ्यूचर में ये होना है, आपने तो पता भी नहीं है वो आना भी है कि नहीं आना। अल्लाह नसीब करे सबको, बट यू नेवर नो ना। तो जो प्रेजेंट मोमेंट है, इट्स एवरीथिंग। एब्सोल्युटली। तो जो अभी का मोमेंट है वो मिलके जीना है, उसमें ये इन्वेस्ट करें, important है। इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली। ये बड़ा जरूरी है उस मोमेंट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। अच्छा सभी ने जो वर्ड इस्तेमाल किया ना, बैलेंस, क्योंकि हम ज़रा इस पर अक्सर बात भी कर रहे होते हैं। अभी कितना जरूरी है इसको समझना कि बैलेंस का मतलब ये कतन नहीं होता कि आपने हर चीज को इक्वल टाइम देना होता है। प्रायोरिटी, बैलेंस का मतलब ये भी है कि प्रायोरिटी सेट करें कि किस चीज में आपको सबसे ऊपर अपने आप को देखना है कि अच्छा फैमिली, दिस शुड कम फर्स्ट, पेरेंट्स, आपका स्पाउस, और प्रोफेशनल लाइफ, आपके दोस्त, सबको आपने प्रायोरिटाइज करना होता है। बड़ा जरूरी होता है। बजाय इसके आप कहेंगे नहीं नहीं ये मैं 2 घंटे तुम्हें दिए हैं, अब ये 2 घंटे इस काम के। नो, ऐसा नहीं होता। जिसकी आपकी जिंदगी में ज़्यादा जगह होनी चाहिए वो आपने अंडरस्टैंड करना है। सो प्रायोरिटाइज करें अपनी ज़िंदगी में, अपने हर दिन को, हर वक्त को, कि कैसे आपने उसको डिवाइड करना है। ये बहुत ज़रूरी होता है, वरना फिर बैलेंस के चक्कर में ना आपका बैलेंस आउट हो जाता है। ये भी बड़ा मसला है। सो ज़िंदगी में इस बैलेंस को आप ज़रूर लेकर चले। अभी बढ़ते हैं आगे एक ब्रेक की तरफ। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो अभी कराएंगे मुलाकात उन मेहमानों से, करेंगे उनसे बात इस ब्रेक के बाद।
कजकुलाहों का है ये शहर यहाँ बंद नवाज, कौन पहचानेगा मुझ खाक बसर की सूरत। फिर कोई आया दिलेजार, नहीं कोई नहीं, राह रो होगा कहीं और चला जाएगा। ढल चुकी रात, बिखरने लगा तारों का गुबार। Hit her on the shoulder and say, hut, hut, hut. Hut, hut, hut. बालक के रोने की आवाज ने तेरा सीना चीर दिया है। Everything all right. रोशनियों से जगमगाते इस स्टेज पर अब आवाजें नहीं कहानियां गूंजेंगी। Meet the Sweet 16, the Super 16, the Final 16. ये वो स्टेज है जब ख्वाबों को मिलता है माइक। 16 reasons to watch, 16 stories, one stage. अब बात सिर्फ गाने की नहीं, ये है हिम्मत, जज्बे और एतमाद की आजमाइश। गाला राउंड है, गला तो देखना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं जाने देंगे। लेकिन अब फैसला सिर्फ जजेस का नहीं, पूरे पाकिस्तान का है। 16 hopes, 16 dreams, the top 16. देखना मत भूलिएगा पाकिस्तान आइडल गाला राउंड, जहां आवाज ही नहीं जज्बा भी बोलता है। वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुशामदीद। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है और ये हम गाए बगाए दिखाते भी रहते हैं अपने प्रोग्राम में। पाकिस्तान टेलीविज़न के डिफरेंट प्रोग्राम्स भी हैं जिनके थ्रू हम पूरे पाकिस्तान की सैर भी करवा रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि क्या कुछ नहीं है जो हमारे पाकिस्तान में हो। सब कुछ यहाँ पे है। चार मौसम की बात करें, ओवरऑल लैंडस्केप की बात करें, हमारे नॉर्थ आप चले जाएं तो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं हम सब पे भी जिम्मेदारी आयद होती है कि हमने किस तरीके से उन जगहों तक पहुंचना है, उनको कैप्चर करना है। और अब क्योंकि हम डिजिटल दौर में हैं, हम ग्लोबली कनेक्टेड हैं, सो हमें वहाँ पर उन चीज़ों को दिखाना है ताकि यहाँ पर टूरिज़्म बढ़ सके, लोग आ सकें। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। कुछ लोगों को बड़ा शौक़ होता है, वो जाते भी हैं, बड़े एडवेंचर्स भी करते हैं, ट्रैवल भी करते हैं। और उसके अलावा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ऑब्वियसली इंटरनेशनल ट्रैवल की बात करें, वहाँ पर भी जाकर वो मेमोरीज़ को कैप्चर करके उसके बाद वो सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे होते हैं। एक ऐसे ही ट्रैवल व्लॉगर से आज आपकी मुलाकात हम करवाने लगे हैं जो कि पाकिस्तान की ब्यूटी को भी पूरी दुनिया को दिखाते हैं, एट द सेम टाइम अपना एक्सपोजर पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ भी होता है वहाँ के एक्सपीरियंसेस जो हैं वो लेंस के थ्रू कैप्चर करते हैं और उनको सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं। बड़े ज़बरदस्त इनके व्यूज़ हैं जी और बड़ा ज़बरदस्त इनका काम है। एब्सोल्युटली। मोइन अख्तर नाम भी बहुत प्यारा है माशाल्लाह। और ट्रैवल विद मोइन के नाम से इनका पेज है, उस पर ये कंटेंट अपना अपलोड कर रहे होते हैं। अभी उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं और उनकी जर्नी आपके साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोइन भाई, कैसे? वालेकुम सलाम जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आने के लिए। 5 साल से आप जिस ट्रैवल का कंटेंट कर रहे हैं, सो वाज इट अ प्लान्ड वन या कि अब्रप्ट बस करना शुरू कर दिया और जब आपको लगा कि अब नहीं वो व्यूज़ आ रहे तो आप आपने कहा कि नहीं अब यू नो बस करना है इसको? इस लिहाज से तो एब्रप्ट था। वैसे तो मुझे जैसे हम सबको होता है ट्रैवल एंड टूरिज्म का शौक होता है एक्सप्लोर करें और ख़ास तौर पे कि जी पहले तो अपना पाकिस्तान आप एक्सप्लोर करें और फिर बाद में बाकी दुनिया में जाएं। तो मेरा भी वही था, बचपन से शौक ही था कि ट्रैवल करना है, मुख्तलिफ जगह देखनी है दिस थिंग। फिर लकीली एक चीज़ ये हुई कि सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के साथ कुछ वीडियोस मैंने बनाना शुरू की एंड दैट वाज जस्ट एज अ हॉबी कि जी आप बना रहे हैं और फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। उसका बेनिफिट ये हुआ कि वो एकदम से पिकअप हो गई चीज़ें, मतलब आपके व्यूज़ भी होते हैं, देन यू आर अप्रिशिएटेड कि जी आप एक ऑथेंटिक चीज़ें शेयर कर रहे हैं। एक तो ये है कि सोशल मीडिया पे आजकल जैसे है कि जी हर बंदे को वायरल होना है, उस कॉन्सेप्ट से हट के
कि जी आप जो भी बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं, ट्रू रिफ्लेक्शन दे रहे हैं, क्योंकि इसमें बड़ी सेंसिटिविटीज़ है। तो मैंने उस पर फोकस किया है एंड दैट इज़ द यूनिक पार्ट कि जो कंटेंट मैं बना रहा हूँ दैट इज़ ऑथेंटिक, वेरीफाइड, यूनिक, और फिर वही प्रोजेक्शन। सो दैट वाज अप्रिशिएटेड। सो इसके लिए आपका सोर्स क्या होता है ऑथेंटिसिटी के लिए? व्हाट सोर्स यू हैव? क्योंकि बाकी भी ट्रैवल कंटेंट जो कंटेंट बना रहे, देखें आप जब कहीं जाते हैं जो रास्ता आप देखते हैं वही बता रहे होते हैं, जो आपके ऑब्जर्वेशन है, जो आपकी आंख देख रही है वो आप बोल रहे हैं। सो ऑथेंटिक की डेफिनेशन क्या हुई फिर? अच्छा, एक तो ये है कि आप गए एब्रप्टली आपने चीज़ें बनाई, वो आप चले बहुत बिगिनिंग में है फिर तो ठीक है। लेकिन आपकी अगर कोई 500,000 फॉलोइंग है किसी एक प्लेटफॉर्म पे एंड पीपल ट्रस्ट यू, तो आप फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। वो जाने से पहले आप वेरीफाई करते हैं, ऑथेंटिकेट करते हैं कि ये बात दुरुस्त है या नहीं है, तो उसके बाद मैं अब उसको रिकॉर्ड करता हूँ। और देखिए कुछ लोग होते हैं ना, मतलब चले जाते, अक्सर हमने देखा फूड व्लॉगिंग में भी हमने अक्सर देखा है ना, बेस्ट जगह है यहाँ पे एंड वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही होती कि आप फैमिली के साथ भी जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो वो सारी चीज़ें उस इन्फॉर्मेशन के साथ जाना और एक्चुअल एक सिनेरियो बताना, आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ताकि लोग बस आपका व्लॉग देख के चलना पड़े, बल्कि हर लोगों को अपनी भी रिसर्च करनी चाहिए। आप स्पेशली फैमिली के साथ कहीं जा रहे हैं तो यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन व्लॉग देख के वो जो पहली एक यहाँ पे वो बीज लग जाता है ना कि जाना है, वो तो लग जाता है ना। ये बात है वैसे। आपके साथ तो कुछ ज्यादा होता है। मेरे साथ बहुत ज्यादा होता है। मैं कोई अच्छी रील देख लूँ ना, सो यहाँ फंस जाता है बस कि अब जाना है। जैसे लास्ट ईयर आई रिमेंबर मडा कलश, एक रील देख ली, 2 दिन बाद मैं पहुंच गया। अभी मेरे फेरी मीडोज आई डोंट नो, हालांकि भी रास्ता बड़ा टफ है इस वक्त स्नो की वजह से, बट आई डोंट नो वो यहाँ पे स्टक हो गया। सो ये आपके साथ भी ऐसे होता है कि दूसरे ट्रैवल कंटेंट जो होते हैं वो भी आप ज़रा देख रहे होते हैं कि अच्छा आजकल किस तरफ लोग ज़्यादा कंटेंट बना रहे हैं, तो आपको लगता है कि यार मैंने भी तो कंटेंट नहीं बनाया इस साइड का, आई शुड आल्सो गो। ऐसा होता है आपके साथ या नहीं, आप अपना सोचते हैं? बस नहीं, बेसिकली जो मेरा ट्रैवल का पार्ट है दैट इज़ मोर काइंड ऑफ एक्सप्लोरेशन, ऑर्गेनिक चीज़ें दिखाना। और फिर इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड कि जी टूरिस्टी जगहों पे आप जाए, हर कोई जा रहा है तो आप भी वहाँ पे पहुँच जाएं। इट्स मोर कि आप ट्रैवल करें, एक्सप्लोर करें। जैसे फॉर एग्जांपल जीबी का ख़ास तौर पे गिलगित बल्तिस्तान में मैं दिखा रहा हूँ, तो मैं उनकी फूड भी दिखा रहा हूँ, हिस्ट्री भी दिखा रहा हूँ, कल्चर भी दिखा रहा हूँ। अच्छा, एक ही व्लॉग के अंदर वो आप नो डिफरेंट सेगमेंट्स, क्योंकि इतने आप कंपाइल नहीं कर सकते। से जीबी की फूड से हम लोग इतने इंट्रोड्यूस नहीं है, तो वो मैं ज़रूर चाहता हूँ कि आप जीबी गए हैं तो आप एटलीस्ट जीबी की फूड भी ट्राई करें। आप वहाँ पे हैं तो जीबी का म्यूजिक भी सुने, ठीक है। ना सिर्फ ये कि आप पहाड़ देख रहे हैं, दरिया, वो तो सब कुछ है ही है, नेचर है, मगर आप जीबी के साथ कनेक्ट भी हो। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं गवादर गया हूँ तो गवादर की फूड, वहाँ की साइकोलॉजी क्या है, उससे हम सबको पता होना चाहिए कि जी सिंध में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या है। सो दैट इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड कि जी आप उसे जीबी तक रखें, क्योंकि हमारे पास इतना खूबसूरत और बहुत बड़ा मुल्क है और उसके लैंडस्केप बड़े डिफरेंट हैं, तो वी शुड सी एवरीथिंग। अच्छा, सबसे खुद आपको अपना पसंदीदा आपका व्लॉग कौन सा है? कहाँ पे ट्रैवल करके आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान से बाहर हो कहीं भी? अच्छा, मुझे ख़ास तौर पे जीबी में फिर आप जब जाते हैं आप नॉर्थ स्कर्दू स्पेसिफिकली एंड हुंजा पार्ट, वो मुझे बड़ा अट्रैक्टिव लगता है क्योंकि बड़ा यूनिक है। आप निकल जाते हैं जैसे हमारे नारायण का गान की ट्री लाइन से, सो दैट इज़ फैसिनेटिंग, जिसे दुनिया देखने आती है। बिल्कुल ऐसे कि आपके पास जो 5,555 पीक्स हैं जो 6,000 से अबव हैं, और उसमें बेशुमार वो हैं जो जिनके नाम ही कोई नहीं है, और पूरे यूरोप में कोई एक पीक नहीं है जो 6,000 अबव मीटर की हो। सो यू हैव समथिंग जो दुनिया के पास नहीं है। और आप फिर देखें बहुत सारे मुल्क हैं, अभी मैं रिसेंट 3 दिन पहले आया हूँ मलेशिया थाईलैंड का, ये सारा करके आपको लगता है बहुत सारी चीज़ों में यूनिफॉर्मिटी है। हमारे मुल्क में आप गवादर से शुरू करें और नॉर्थ की तरफ जाएं तो एक ही वक्त में कहीं पे 50 सेल्सियस टेम्परेचर है तो कहीं पे माइनस में भी टेम्परेचर है। सो यू हैव सच अ लैंडस्केप, तो वो मुझे लगता है कि हर चीज़ दिखाने की है। सही बात है। कुछ लोग ये राय भी रखते हैं कि नेचर तो हर जगह सेम होती है, पहाड़ भी सेम होते हैं, दरिया भी सेम होते हैं, आसमान भी सेम होता है। क्या आप इससे मुत्तफिक हैं कि नेचर सेम होती है? नेचर ज़रूर सेम होती है, लेकिन जिस तरह नेचर ने लोगों को, कल्चर को ट्रांसफॉर्म किया होता है वो देखने का होता है। फॉर एग्जांपल जो जीबी के जितने खूबसूरत लोग हैं, जितने वो मीठे हैं और सॉफ्ट हैं, वो मुझे लगता है कि अदर देन पहाड़ और दरिया, आप उनसे जब जाके मिलते हैं तो असल में आपका डिटॉक्स वो होता है। ठीक है, आप इतनी एक तेज़ लाइफ में कि जी 9 to 5 में हैं,
या सुबह से लेके शाम तक बिजनेस में हैं, इससे जब निकलते हैं और देखते हैं, नेचर के साथ कनेक्ट होते हैं, तो मेरे ख्याल में नेचर में वो जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ की लिविंग है, उसके साथ आपको असल मज़ा ये आता है कि यार इतनी तेज़ी की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा स्लो डाउन भी किया जा सकता है। सोलो ट्रैवल, ट्रैवल विद फ्रेंड्स, ट्रैवल विद फैमिली, या जो आप टूर्स भी जो अरेंज करवाते हैं, तो ट्रैवल विद अननोन्स, व्हाट डू यू एंजॉय मोस्ट? मुझे वैसे ट्रैवल, बेसिकली तो ट्रैवल पसंद है। Okay. अब चाहे वो मुझे मौका मिले सोलो जाने का, सोलो भी मैं करता हूँ। फिर एक अच्छी चीज़ ये है कि क्वालिटी टूरिज्म, यही ट्रैवल विद मुइन के नाम से मैं प्रमोट भी कर रहा हूँ, जिसमें मैं ग्रुप्स भी ले जाता हूँ पाकिस्तान के मुख्तलिफ, और इसमें ओवरसीज खास तौर पे एज आते अ टूर हैं। गाइड? यस, एज अ टूर लीड बेसिकली एक दो हमारे पास गाइड अलग से होते हैं। सही। क्योंकि मेरे खुद मल्टीपल बिजनेसेस आप टूर कंपनी भी चला रहे हैं ना? एग्जैक्टली, टूर कंपनी भी है, एंड देन आई हैव मल्टीपल बिजनेसेस, कंस्ट्रक्शन एंड ट्रेड एंड अदर ओके, थिंग्स। लेकिन ये अच्छा है कि आपने अपने इस पैशन को प्रोफेशन से अलाइन तो किया हुआ है। हाँ, इसके अलावा क्या क्या करते हैं वो आप बता रहे हैं, कंस्ट्रक्शन एंड एवरीथिंग। एग्जैक्टली, तो क्योंकि आपको लोग ट्रस्ट करते हैं, फॉलो करते हैं, तो इट्स नॉट काइंड ऑफ अ बिजनेस दैट आई एम प्रोमोटिंग, इट्स मोर कि जी आप क्वालिटी सर्विस दें और लोग आपको रिलाय करके पाकिस्तान आए, खास तौर पे ओवरसीज पाकिस्तानी, कि वो यहाँ पे ट्रस्ट करके घूम फिर तो सके। तो दैट वाज द ऑब्जेक्टिव, और उस पे हम बड़ा प्रोफेशनली अब कर रहे हैं। अब इसके लिए ट्रैवल सेंस होना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली, अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोगों के अंदर ट्रैवल सेंस नहीं है, स्पेशली जब आप प्लान करते हैं किसी ग्रुप के साथ, और उसमें एक दो लोग ऐसे होते हैं जो आपके पूरे ट्रिप का बेड़ा गर्क कर देते हैं। हाँ, किसी को चाय चाहिए तो खुले दूध की ही चाहिए, वरना उसने रोना शुरू कर देना है। उफ, इतना कंफर्ट कौन ट्रैवल में ढूंढता है? है ना लोग, अब नाम नहीं ले सकता, आप भी जानती हैं उनको। उनको अगर चाय में चीनी अलग से मिल जाए तो वो कहते हैं ये तो चाय पीनी नहीं है, मैं चीनी डाल के चीनी चाय पकाई। एंड आई वाज लाइक कि यार ये क्या हो रहा है। ऐसे लोगों से वैसे ट्रैवल करना ही नहीं, आप भी क्योंकि आप ग्रुप्स करके पता चलता है। ऐसे लोग होते हैं, जैसे शोएब बता रहे हैं कि होते भी हैं, डिमांड भी करते हैं। वो सबसे मेन जो बड़ा फैक्टर होता है, उनका एक तो एक्सपोजर कंपैरेटिवली थोड़ा कम होता है, उन्होंने ट्रैवल बहुत कम किया होता है, दे आर नॉट फ्लेक्सिबल। अच्छा, उनको ऑन बोर्ड लेने के लिए एंड अंडरस्टैंडिंग दैट कि हर बंदा बहुत बड़ा ट्रैवलर नहीं हो सकता, आप उनको थोड़ा सा एजुकेट करते हैं, बताते हैं कि जी ट्रैवल बेसिकली तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी सिखाता है। सही बात। आप जैसे ही आपका ट्रैवल शुरू हुआ, आप कंफर्ट जोन से निकले और सब कुछ नया, फिर आप दोबारा सर्वाइवल पोजीशन में है। ठीक है, अगर आप वो अपनी कंफर्ट कैरी कर रहे हैं, तो फिर आपने जाके देखा क्या, सीखा क्या, ऑब्जर्व किया, अडॉप्ट आपने फिर क्या किया? आपने कुछ भी नहीं किया। फॉलो करना है तो अगर आपको कंफर्ट जोन में ही रहना है तो फिर ट्रैवल ही ना करें। आई मीन प्रेफरेंसेस होते हैं ना। आई मीन मैं सही बात है, सही कह रही हो ना। मैं वही बता रही एक तो हूँ, ना करें टूर के साथ जिसमें और लोग भी हैं, करना तो फिर अकेले निकलो जाओ। और मैं कंफर्ट जोन से नहीं निकल सकती तो मैं अवॉइड करती हूँ ट्रैवल और देखो, अगर दुरुस्त हर वक्त, दुरुस्त हर वक्त, बर वक्त। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। अगर आप मार्केट जाएं, किसी भी ब्रांड पे जा रहे हो, तो आपको मौसम के एतबार से कलेक्शंस नज़र आ रही होती हैं। अब तो इतनी ज़्यादा कलेक्शंस आ जाती हैं कि किसी सीज़न की कलेक्शन एक तरफ और सीज़न से पहले की कलेक्शन एक तरफ, ना प्री स्प्रिंग कलेक्शन एंड स्प्रिंग कलेक्शन एंड प्री समर एंड समर, सो बहुत सी कलेक्शंस तो नज़र आ रही होती हैं आपको। एट द सेम टाइम हम अपने मूड को भी देखते हैं ना कि मौसम के साथ हमारा मूड बहुत बदल रहा होता है। जब मूड बदल रहा होता है, हमें अपने आस पास का एनवायरनमेंट भी सम हाउ चेंज करना पड़ता है। ना चेंज करें तो उसका इम्पैक्ट अपने मूड पे हो जाता है। लेकिन क्या वाकई हमें मौसम के एतबार से अपने जो घर का इंटीरियर है उसको थोड़ा चेंज करना चाहिए? लोग तो दिल के मौसम के हिसाब से इंटीरियर की बात कर रहे हो इंटीरियर चेंज कर देते हैं, तो ये तो इंटीरियर फिर भी असल वाला से चीजें थी, चीजें चेंज कर देते हैं। मूड के हिसाब से चीजें चेंज करना कितना जरूरी है, इस पे बात करेंगे। इंटीरियर चीजें ही है ना, और क्या है भाई। हाँ, जाहिर है, एब्सोल्युटली यस। बात करते हैं जी स्प्रिंग में किस तरह से इंटीरियर चेंज हो सकता है। हमारे आई थिंक वे आर इन ट्रबल इंटीरियर डिजाइनर इमरान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इरम, कैसी हैं? ठीक ठाक। ये आउटफिट भी आपने मौसम के एतबार से चूज किया? बिल्कुल स्प्रिंग इंटीरियर की बात हो रही है ना, तो फिर अंदर से इंटीरियर थोड़ा अंदर का चेंज हुआ तो वो ऊपर जाहिर होना शुरू हो जाता है। तो यस, बिल्कुल ऐसे ही है।
लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम है हर मौसम में अपना इंटीरियर चेंज करना। अब Especially- चेंज करें या ऑल्टर करें, क्या शफल करें, क्या करें? वही बात कि जब मैं इंटीरियर और स्प्रिंग की बात करूंगी तो मैं कोई ऐसे सजेशंस या ऐसे मशवरे नहीं देने जाऊंगी कि मैं कहूँगी ये तमाम चीज़ें चेंज कर लें, घर का सोफ़ा चेंज कर लें, घर का लुक चेंज कर लें। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, विच इज़ नॉट सस्टेनेबल। सो जब हम इंटीरियर स्प्रिंग मतलब कि मूड के लिहाज से बात करेंगे तो हम एनर्जी की बेसिकली बात करेंगे। हर मौसम की अपनी एनर्जी है। विंटर की अपनी एनर्जी है, समर की अपनी एनर्जी है, स्प्रिंग की अपनी एनर्जी है, और ये एनर्जी जो है ये कुदरत हमें बता रही होती है। व्हाट इज कुदरत टेलिंग अस, वी हैव टू रीड दैट आउट और अपने घर में रिफ्लेक्ट कर लें तो हमारा लाइफस्टाइल जिसके साथ हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ जो है वो भी बेहतर होती है। तो उसमें स्प्रिंग की एनर्जी क्या है जी? स्प्रिंग की एनर्जी है इट्स ऑल अबाउट now exposing yourself to the different kind of colors, different kind of sounds, different मतलब nice temperature। तो वो expose जो करना है उसमें यही है कि आप अपने घर में कलर्स को इनवाइट कर सकते हैं। आप कलर्स को इनवाइट करने के भी दो तरीके हैं। एक तो हम आर्टिफिशियली चलें, कुछ हमने अपने ट्वीक कर दिया, अपने कुशन्स पे कलर ले आए, वॉल्स पे कलर ले आए। उसके अलावा जो बाहर वाले कलर्स हैं वो हमने कैसे लेके आना है? मेरा ख्याल है कि स्प्रिंग एनर्जी रिवॉल्व्स अराउंड फ्लावर्स, फूलों के इर्द गिर्द वो एनर्जी है हमारी। तो उसमें अगर तो आप लकी हैं और आपके घर में कोई गार्डन है तो घर की खिड़कियां उस गार्डन के लिए खोल दें, ठीक है ना? सो जो आपके घर के शेयर्स हैं, आपके घर में जो आपने पर्दे बंद किए हुए थे, विंटर्स में हमने इनको बंद करके रखा हुआ था, उन तमाम खिड़कियों को खोल दीजिए और वो जो व्यू है जो आपकी खिड़की से उसको आने दीजिए। कुछ पिक्चर्स भी दिखा रहे हैं हम, सॉरी आपके साथ बिल्कुल। और उन्हीं उसी गार्डन में से जो आपके नेचुरल फ्लावर्स हैं उनको अपने गुलदस्तों की फॉर्म में अपने टेबल्स पे भी ले आइए। सो आपके पास जो साइड टेबल्स है, नाइट स्टैंड है, कंसोल्स हैं, उसमें एक्टिवली एनर्जेटिकली फ्लोरल अरेंजमेंट्स को आप जो है वो लेके आइए। उसमें फिर एक घर में फेस्टिविटी का एनवायरनमेंट में उन फ्लोरल अरेंजमेंट से बनते हैं। पौधे बहुत खुश होते हैं, वो हमसे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, एंड दे वांट टू बी इनसाइड। व्हेन दे विल कम इनसाइड, दैट काइंड ऑफ हैप्पीनेस एंड दैट काइंड ऑफ गुड एनर्जी विल कम इनसाइड। सो इन पिक्चर्स में भी हमने आपको देखे कि जो सारी आपको विंडोज है ना, आपका एक जिस तरह से आजकल व्हाइट कर्टन्स का बहुत फैशन भी है, एंड दे लुक रियली नाइस। तो आपकी जो विंडो है उसके ऊपर सारा सफेद पर्दा हो, अगर आप पर्दा रखना चाहते हैं, और उसके पीछे से व्यू आ रहा हो। इफ नॉट गार्डन, इवन इफ स्काई का व्यू भी आ रहा है ना, दैट्स लुक वेरी प्लेजेंट। तो आप उसको इनवाइट कीजिए। बहुत अच्छा लग रहा था। व्हाइट पर्दों को वैसे मेंटेन करना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन हो जाता है। लोग इसलिए थोड़ा सा ना ऑफ व्हाइट या इस तरफ जा रहे होते हैं कि और वो शेफॉन पे इतना ज्यादा नहीं आता है। अच्छा, शेफॉन तो बहुत खूबसूरत लगता है, वो स्पेशली अगर आपका डबल हाइटेड है घर तो वो विंडो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। अच्छा, अगर आपके पास गार्डन नहीं है तो आप अपने खिड़की के बाहर ना अपने हैंगिंग प्लांट्स लटका लीजिए। सो उससे भी ग्रीनरी को इनवाइट कीजिए। दैट्स अ गुड आइडिया। बहुत ज्यादा आपके मूड में चेंज आएगा उससे, ठीक है जी। इसी तरह से अच्छा, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो घरों में ना हम मिस आउट कर देते हैं, कभी इसको तवज्जो नहीं देती, सेंस ऑफ स्मेल इन द हाउस। हमारा घर स्मेल कैसे करता है? आप घर में दाखिल हो और पहली स्मेल जो है ना, जो आपको इनवाइट करेगी, वो आपका मूड चेंज करके रख देगी। सो कॉन्शियसली प्लान करें कि मेरा घर स्मेल कैसे करेगा। अब उसमें कुछ आर्टिफिशियल सेंट्स भी हैं जो कि मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा आइडिया नहीं है, वो आपकी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। तो नेचुरल सेंट्स को आप किस तरह से घर में ला सकते हैं? एक पॉट लें, पॉट में सिनेमन डालें, लेमन डालें, कुछ भी सिट्रस जो उस क्या वेदर का फूड है या उसमें चल रहा है, जिस तरह से हमारे विंटर्स में सिट्रस होता है, लेमन होते हैं, उनको बॉईल करें और उससे एक बहुत अच्छा सा अरोमा घर में आएगा। सिनेमन, कोई भी सिट्रस और सिट्रस फ्रूट, एनी सिट्रस फ्रूट, उसको बॉईल करके डाल दें, मिट्टी में बाल्टी डाल दें, उसको पील करके वाटर में डालें और उसको बॉईल होने के लिए रखें। सो दैट बॉइलिंग जो के बाद उसका जो एक अरोमा रिलीज होगा वो पूरे घर में एक अच्छी टाइम तक वो रहता है। एज इन द मॉर्निंग फॉर 10 to 15 मिनट्स डू दैट। सो उससे घर का अरोमा जो है ना पूरा दिन रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये मिट्टी में डाल दें उसको घर में किसी पॉट में या बस वैसे रख दें? एनी पॉट, एनी पॉट जैसे चाय बनाते हैं, बस बॉईल करके ना वो उसका अरोमा वैसे ही आ जाएगा बॉइलिंग उससे, और फिर आप पॉट में लिफ्ट द मूड ऑफ द हाउस। बड़ा आसान है। सुबह नाश्ते के साथ एक पतीली चढ़ा दें। सुबह अगर आप एक पतीली चढ़ाएं और उसके अंदर नेचुरल जो है वो इस तरह से, और भी बहुत सी नेचुरल हर्ब्स हैं जो आप ऐड कर सकते हैं और घर में अच्छी खुशबू रहती है।
फूलों में बहुत अच्छी खुशबू होती है, तो कॉन्शियसली जिस तरह से ट्यूब रोजेस हैं उनकी बहुत अच्छी खुशबू है। तो मेरा ख्याल है ये 3-4 दिन बाद करें फूलों वाला काम, क्योंकि जरा महंगे हो गए हैं। हाँ, अच्छा चले ऐसा ही कम ले आए, 14 फरवरी के बाद ले आए अभी फूल आपको जरा मुश्किल मिलेंगे। तो ट्यूब रोजेस अगर आप एक अपने घर में एक अपना ना एंट्रेंस पे एक अपना टेबल रख लीजिए, इसमें आपने फूलों की अरेंजमेंट बनाई हो, वो आप अगर वीकली भी चेंज करें ना, तो मेरा ख्याल है एक अगर उसको पानी में डिप करके आपने रखा हुआ है तो फॉर अबाउट 4 to 5 days उसकी स्मेल रहती है। सो वो स्मेल आप सर्कुलेट करें, दैट इज अ नेचुरल सेंट इन द हाउस। व्हेन यू विल एंटर इन द हाउस आपको एक अच्छी स्मेल आपको ग्रीट करेगी, और उससे आपका जो घर में जाने का मकसद है कि हम लोग महसूस करें, हम लोग काम महसूस करें, हम लोग अच्छा महसूस करें, यू विल फील दैट। सो दीज आर माइक्रो थिंग, शायद बहुत ज्यादा हम तवज्जो नहीं देते, लेकिन हमारी ओवरऑल लाइफस्टाइल जो है उससे इम्प्रूव होता है। एंड व्हेन योर लाइफस्टाइल इज इम्प्रूव्ड, आपकी आउटसाइड प्रोडक्टिविटी भी उससे बेहतर हो जाती है। और पिक्चर्स भी हमारे पास हम चाहेंगे वो भी हम साथ साथ देखें क्या बेहतर हो सकता है। अब मैंने एक कंपैरिजन किया है कि विंटर्स में जो हमने ज्यादातर अपने डार्क कर दिया था ना, पर्दे डार्क अपनी सारी अपोस्ट्री की जाती है, उसको बिल्कुल आप जो है ना एरी लिनन्स में जिस तरह से आपकी बेडशीट्स हैं वो कॉटन बेडशीट्स पे आप शिफ्ट हो जाइए। anything which feels lighter, which feels airy एंड लाइट इन कलर्स एज वेल, ठीक है, उसको अपने घर में ले आए। बेडिंग को कॉन्शियसली चेंज करें। हम लोग सारा साल एक ही तरह की बेडिंग यूज करते हैं, सो कॉन्शियसली वो बेडिंग जो कि आपकी गर्मियों में अलग होनी चाहिए, सर्दियों में अलग होनी चाहिए, और ट्राई करें कि सॉलिड कलर की बेडिंग्स पे जाएं। बहुत ज्यादा फूलों से भरी हुई जिनके आपस में कोई कनेक्शन मूड नहीं है ना, सो रीड आपका जो पैटर्न है बेडिंग का वो आपसे बात करे। सो वो अगर आपसे कम्युनिकेट कर रहा है हैप्पीनेस तो इट इज गुड। अगर वो कम्युनिकेट कर रहे हैं लाइक लाउड फ्लावर नॉइजी केओस, बड़े फूल, हाँ उसको अवॉइड करें, ठीक है। सो प्लेन उसमें चले जाइए और उसके साथ अपने कुशन्स पे कलर्स ले आइए। आप अगर आप महसूस करें ना तो ये जो सेट है ना वो भी बाहर की मुनासबत से, स्पेशली आपके जो बैक वाली वॉल एग्जैक्टली। सो जो कलर्स बाहर के रंग है ना वो हमने यहाँ पे वो मूड पहले अपने माइंड में बिल्ड किया और फिर इसको यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया हुआ है। सो जो जो रंग यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं इट्स फुल ऑफ कलर्स, बट कलर्स आर नॉट लाउड, कलर्स आर नॉट कमिंग ऑन टू अस एंड यू नो पॉप नहीं कर रहे, बहुत पॉप नहीं कर रहे, बट स्टिल लाइवली लाइफ इज देयर। सो अगर रंगों की लैंग्वेज को हम कॉन्शियसली रीड करना शुरू कर दें और उसको फिर कॉन्शियसली अपने घरों में लेके आए तो उससे घर का माहौल बहुत फर्क पड़ेगा। सही बात है। देखिए कर्टन्स, फ्लावर्स ऐड कर देना, फ्लावर्स ऐड कर दीजिए, लाइट को आने देना, बेडिंग की आपने बात कर ली, क्या वॉल उसका कलर थोड़ा चेंज आपने अच्छा आपने शुएब स्प्रिंग क्लीनिंग का तो सुना होगा। स्प्रिंग क्लीनिंग इज अ थिंग कि बाहर के मौसम में ज्यादातर लोगों कुछ घरों में तो कल्चर होता है कि बाहर आने वाली है घर की सफाइयां करना शुरू कर दें, डीप क्लीनिंग। और अब तो रमजान भी आ रहा है ना, तो रमजान से पहले भी ये भी हमारे यहाँ है, बिल्कुल कल्चर है। तो बाहर में इस दफा रमजान भी है, सो उसमें वो जो डीप क्लीनिंग का कॉन्सेप्ट है उसमें कहीं पे आपकी कोई वॉल का पेंट चिप्ड ऑफ है, अगर आपने रिपेयर करना है तो उस पर एक प्लेजेंट अच्छा कलर ले आइए और उसमें जो हैप्पी कलर्स है इसमें लेमन येलो, बेबी पिंक, पाउडर ब्लू कलर, और उनसे थोड़ा सा जो आपकी अपनी कल्चर ऑफ द हाउस के साथ भी जाए, अपनी पर्सनालिटी के साथ भी जाए, कोई ऐसा रंग कर लीजिए। न्यूट्रल्स में भी ऐसे कलर्स आते हैं, ग्रेज में भी ऐसे कलर्स हैं जो थोड़ा सा ब्लू लग रहे हों, थोड़ा ग्रे लग रहे हों, तो इस तरह के कलर्स आप वॉल्स पे कीजिए। एक तो ये, लेकिन ऑफ कोर्स ये पॉसिबल नहीं है कि हर स्प्रिंग में आपने रंग चेंज कर दिया। तो अगर तो आप कर सकते हैं तो करें, जरूर करें, वरना आप कोई वॉलपेपर ऐड कर लें, कोई ऐसी चीज। ये थोड़े देखिए ये ऑप्शंस जो है ना ये कर सकने वाले हैं, बिकॉज ऑब्वियसली लोग यही बात अक्सर कर रहे होते हैं कि एक पेंट भी अगर आप चेंज कराते हैं तो कॉस्ट करता है ना। तो वॉलपेपर्स आ गई, कोई सीनरी आ गई, देखिए वॉलपेपर भी कॉस्टली है, पेंटिंग्स वो भी कॉस्टली कर दीजिए। फ्रेम आपके फ्लेक्सिबल होने चाहिए, उनके अंदर आप ना फ्लोरल पैटर्न ले आइए। विंटर्स में हम थोड़ा सा डार्क टोन्स में अगर जा रहे थे तो हम ये स्प्रिंग में इसमें फूलों वाली कोई पैटर्न ले आए, कॉन्शियसली फ्लावर्स ऐड करें। सबसे इजी तरीका है ये, और सबसे बेहतर देखिए कि फूलों से अपने घर को भर दें। खूबसूरत लग रहा है इस पर। ये देखिए ना, अपने जो आपका बैकयार्ड है या आपका कोई पोर्च एरिया है या गार्डन है या टेरेस है, उसको कॉन्शियसली प्लान करें। ऐसे मजे के फ्लोर मैट्स आते हैं, चेयर्स आती हैं, ब्लैक एंड व्हाइट से निकल के चेयर्स का कलर कीजिए। जरूरी नहीं है कि हमने ब्लैक एंड व्हाइट में ही कलर्स रखना है, तो और ये उसके ऊपर एनामल पेंट करना आप खुद भी लाके कर सकते हैं। इट्स अ नाइस एक्टिविटी फॉर यू एंड फॉर योर किड्स एज वेल। सही बात है, वो अच्छा भी लगेगा, अच्छा भी लगेगा।
लगेगा, एक अच्छा कलर सेलेक्ट करें और अपने घर के जो फर्नीचर है, जो आउटडोर फर्नीचर, उसको कलर करें। और वो तो मौसम के साथ आपको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मेंटेनेंस चाहिए होती है। फूलों से भरें, ठीक है ना, जितना फूल ग्रीनरी लेके आए। अच्छा, जो हमारे यहाँ जो बर्ड्स हैं वो जब आपके घर फ्लावर्स होंगे या ग्रीनरी होगी ना, बर्ड्स भी आएंगे। उससे जो एक वाइब होगी जो शायद हम लोग कॉन्शियसली प्लान ना कर रहे हो, लेकिन उससे वो आप इनवाइट करते हैं। आप देखेंगे जिस घर में ग्रीनरी ज्यादा है वहाँ पे चरिंद परिंद, उनकी आवाजें और उसके साथ जो और एक लाइफ आपको नजर आती जो है ना? ऑरा उस घर का डेवलप होता है वो इन सब चीज़ों से डेवलप होता है। तो उस पे आप जो है कॉन्शियसली, दीज आर लिटिल स्टेप्स, लेकिन आपका पूरा माइंड सेट शिफ्ट करने की ज़रूरत है। आप करेंगे तो आपका लाइफस्टाइल होगा और इसमें बहुत ज़्यादा कोई पैसे इन्वेस्टमेंट नहीं दरकार। दीज आर माइनर थिंग्स, कॉन्शियस प्लानिंग, और उससे वो आप चेंज और ये थोड़ी चेंजेस करके वो आपका पूरा जो इम्पैक्ट आपके ऊपर आएगा ना, बड़ा जरूरी है। जब आपके ऊपर आएगा बड़ा अच्छा लगेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ती है। व्हेन यू विल फील गुड तो आप फिर अच्छा काम भी करेंगे। तो बड़ा जरूरी है जी मौसम के एतबार से थोड़ा चेंज करें, जितना आप कर सकते हैं, जितना आप करना चाहते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, इट्स ग्रेट टू हैव यू। स्प्रिंग में क्या करना है आपने, तो देखिए जी अपनी स्पेसेस को, अपार्टमेंट हैं, घर हैं, आपका बैकयार्ड है, छत है आपकी, कैसे लाइट को आपने अंदर लेकर आना है, कैसे आपने इसमें प्लांट्स एंड कैसे अपने फ्लावर्स ऐड करने, कैसे बड़ा इंपॉर्टेंट अरोमा, क्योंकि जब आप दिल का मौसम भी अच्छा होगा उससे। हाँ, ये भी अच्छा बड़ा फर्क होता है मूड पे। जैसा कलर्स का हमने बताया कि एक इम्पैक्ट है, हर चीज का इम्पैक्ट, और हमें समझ नहीं आ रही होती, लेकिन हर चीज कहीं ना कहीं हमें इन्फ्लुएंस कर रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको एक्यूरेट करें, एनर्जी को, कलर्स की एनर्जी को कॉन्शियसली अगर हम प्लान करें तो हमारा मूड बहुत बेहतर होगा। ये बहुत जबरदस्त बात है। अब ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। आ जाओ सब, खींचो कर दिया दिल पे जादू, तुझे देख के दिल पे तीर चले, रहे न दिल पे काबू। बहुओं के हाथों में दम है। पूरे खानदान के कपड़े मैले हो गए हैं, ये सरदर्दी क्या कम है? बहुत कम है मेरे बोनस ट्राई स्टार के सामने। बनाए झाग ज्यादा, निकाले दाग ज्यादा, कपड़े धोए सबसे ज्यादा। वही रस्साकशी एक बार और होगी। सोच लो, इस बार बहुओं के साथ उनकी सास भी होगी। वाह क्या बात है बोनस की। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। एसिडिटी ने की फेवरेट नाश्ते के साथ बड़ी गड़बड़। इनो ऑन, गड़बड़ गॉन। तेजी से आराम पहुंचाए। इनो। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। खुराक लेबल पर दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। दिल और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज नॉलेज के मशवरे से इस्तेमाल करें। शदीद सर दर्द की सूरत में मेरा भरोसा पैनाडोल एक्स्ट्रा। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। दवाई के इस्तेमाल से मुज़र असरात की सूरत में इत्तला मुतालिका कंपनी और ड्रैप को दें। इस दवा का इस्तेमाल लेबल पर दर्ज हिदायत के मुताबिक करें। गुर्दों, हाई ब्लड प्रेशर और अमराज जिगर के मरीज डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। मतलब कमाल। क्या टेस्ट है यार? what टेस्ट है क्या यार? उससे पूछो। एक्स्ट्रा फिल्स, एक्स्ट्रा टेस्ट, स्ट्रॉन्गर पेप्सी। ज्यादातर पेशेंट्स कैविटीज के बारे में परेशान रहते हैं और दांतों की हसासियत की भी कंप्लेन करते हैं। न्यू सेंसोडाइन कैविटी प्लस सेंसिटिविटी कैविटीज और दांतों की हसासियत दोनों से तहफ़्फ़ुज़ देता है। क्या हम यहाँ हारने आए हैं? तो क्या हम उन्हें गोल करने देंगे? ऐसे 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 क्यों क्यों ऐसे 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 क्यों क्यों ऐसे ऐसे क्योंकि आ गया नया लीज मैक्स जिसके ऐसे ऐसे शिफे हैं मैक्स क्रश, मैक्स फ्लेवर और मैक्स टेस्ट। न्यू लीज मैक्स, द अल्टीमेट पोटैटो चिप एक्सपीरियंस। शदीद सर दर्द की सूरत में मेरा भरोसा पैनाडोल एक्स्ट्रा। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। दवाई के इस्तेमाल से मुज़र असरात की सूरत में इत्तला मुतालिका कंपनी और ड्रैप को दें। इस दवा का इस्तेमाल लेबल पर दर्ज हिदायत के मुताबिक करें। गुर्दों, हाई ब्लड प्रेशर और अमराज जिगर के मरीज डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। रोशनियों से जगमगाते इस स्टेज पर अब आवाजें नहीं कहानियां गूंजेंगी।
Meet the Sweet 16, the Super 16, the Final 16. ये वो स्टेज है जब ख्वाबों को मिलता है माइक। 16 reasons to watch, 16 stories, one stage. अब बात सिर्फ गाने की नहीं, ये है हिम्मत, जज्बे और एतमाद की आजमाइश। गाला राउंड है, गला तो देखना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं जाने देंगे। लेकिन अब फैसला सिर्फ जजेस का नहीं, पूरे पाकिस्तान का है। 16 hopes, 16 dreams, top 16. देखना मत भूलिएगा पाकिस्तान आइडल गाला राउंड, जहां आवाज ही नहीं जज्बा भी बोलता है। Let's get digital with Zong 4G. वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। रमज़ान की आमद है और ऐसे में ओरल हाइजीन वो कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अक्सर शुएब ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं ना, हम कहते हैं जब बाद में कभी करवा लेंगे, चल रहे हैं तो चलते जा रहे हैं, लेकिन अगेन एक दफ़ा जब दांत का दर्द छिड़ जाता है या ओरल आपको कोई भी इशू हो जाता है तो आपको फौरी तौर पर पेन किलर लेनी पड़ती है, क्योंकि नाकाबिले बर्दाश्त दर्द होता है एक तरह से। तो ऑब्वियसली इबादत में खलल आता है और ये इतना प्यारा एक महीना जो कि हमें नेमत के तौर पर अता किया गया है, हम उसका उस तरीके से फ़ायदा नहीं उठा पा रहे होते हैं। तो किस तरीके से प्री रमज़ान अपनी ओरल हेल्थ का ख्याल रखा जा सकता है, कौन से प्रोसीजर्स हैं जो कि करवा लेने चाहिए, आज इस हवाले से हम बात करेंगे। देन अगेन इसके अलावा भी और कौन सी एडवांसमेंट्स आ गई हैं, कौन कौन से ट्रीटमेंट्स इस वक्त, क्योंकि अब जो है ना वो डेंटिस्ट्री के हवाले से भी देखा जाए तो ट्रेंड्स फॉलो कर रहे होते हैं बहुत सारे लोग, जस्ट लाइक एस्थेटिक्स। एग्जैक्टली। तो कौन से ऐसे ट्रेंड्स हैं जो कि अभी चल रहे हैं मार्केट में। एग्जैक्टली तो उस हवाले से बात करते हैं। डॉक्टर अफजाल ने हमें ज्वाइन किया है, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? आप जबरदस्त। आप सुनाए डॉक्टर साहब, ये वेट शेट लूज कर रहे हैं? बस ट्राई कर रहे हैं, अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह रमजान शरीफ आ रहा है। ओके, तो आपने कहा उससे पहले जरा और जबरदस्त है। डॉक्टर साहब, क्या वाकई ये दुरुस्त होता है कि हम रमजान से पहले एक बार चेकअप करा लें, क्योंकि हम जैसे सभी ने भी जिक्र किया, अगर बाद में दांत का दर्द छिड़ जाए, कोई इशू है जो कि प्रोलॉन्ग हो सकता है या तकलीफ ज़्यादा हो सकता है, तो उससे आपकी इबादत में खलल पड़ेगा, आप रोज़े उस तरह से नहीं रख पाएंगे। देखें, रमज़ान शरीफ से पहले अगर आप लोग इस बारे में देखें, ऑब्वियस बात है, अगर किसी के पेन में दांत में पेन है तो वो रोज़ा रखते हुए भी घबराएगा कि यार मुझे दिन में पेन किलर ना लेनी पड़े या इन चीज़ों से। तो पहले ही आप एक दफ़ा जाके अपने डेंटिस्ट जो भी आपके नियरेस्ट है उनको एग्जामिन करवाएं। जो दांत आपको जिसमें ठंडा गर्म लग रहा है, सेंसिटिव है, क्योंकि जब आपको ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है तो उसके बाद अगली स्टेज पेन की होती है, जिसमें फिर हम रूट कनाल एडवाइस करते हैं। तो अगर आपको पहले ठंडा गर्म लगने लग गया तो फिर देन यू शुड विजिट योर डेंटिस्ट, ताकि वो उसको वहीं पे फिलिंग कर दे, रेस्टोरेशन कर, उसको मतलब क्लीन उधर ही क्लियर कर दे। अगर आप उस चीज़ को फर्दर डिले करेंगे, पोस्टपोन करेंगे, तो फिर ज़ाहिर बात है रमज़ान शरीफ में आपको ये चीज़ें आ सकती हैं। इसी तरह फिर आपकी गम्स की हेल्थ है, अगर आपकी ब्लीडिंग होती है तो वो भी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो स्केलिंग, पॉलिशिंग हो गया और साथ में रूट कनाल वगैरह के प्रोसीजर्स, दीज आर द मैंडेटरी कि इन केस अगर आप रिक्वायर्ड है तो। यस। अच्छा, ये कैसे मालूम होता है कि ये जो पर्टिकुलर बंदा है ना, इसको तो लाजमी स्केलिंग करा लेनी चाहिए रमज़ान से पहले या अदरवाइज भी? देखिए, अब इसमें बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। एक डिजीज़ होता है जिसको बोलते हैं जिंजेवाइटिस, जिसमें आपके गम्स स्वेल कर जाते हैं ड्यू टू द प्लाक एक्यूमुलेशन, मतलब दांतों में के आपके एक चूना टाइप जिसको आप कह लें वो जम जाता है, एक फूड पार्टिकल्स की लेयर थिक होते होते प्लाक बन जाती है। तो वो उन पेशेंट्स को पता होता है कि यार हमारी ये चीज़ बन चुकी है, और फिर वो जैसे ही ब्रश करते हैं ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा आती है, उसमें हम स्केल आउट करके उसको क्लीन कर देते हैं और साथ में कुछ मेडिकेशन इस तरह से कर लेते हैं कि कम से कम उनकी ब्लीडिंग हो और वो चीज़ उसका टेम्परेरीली उसके लिए रमज़ान शरीफ जो है वो अच्छे तरीके से गुजर जाए। ओके, तो ये बच्चों को भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करवा लेना चाहिए? उस बात है जी, बच्चों के केस में भी अगर कोई ज़ाहिर बात है, अगर छोटे को प्रॉब्लम होगी तो बड़ों के लिए टाइम निकालना रमज़ान शरीफ में मुश्किल हो जाएगा, तो उनको भी साथ अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो उसको भी एग्जामिन करवा लें ताकि वो। अच्छा डॉक्टर साहब, रमज़ान में जो हम एक चीज़ फेस करते हैं वो बिकॉज पूरा दिन आप खा पी नहीं रहे होते, स्टमक आपका एम्प्टी है, उस लिहाज से मुंह से स्मेल कुछ लोगों के आती है ज़्यादा, उसको किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है? क्या उसके भी यही फैक्टर्स हैं कि प्री रमज़ान स्केलिंग और पॉलिशिंग इस तरह के ट्रीटमेंट्स नहीं लिए जाते? देखें, अगर आपके माउथ से स्मेल आ रही है उसकी मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। एक तो जिस तरह आपने खुद कहा कि आपका स्टमक एम्प्टी होता है,
दूसरी चीज़ ये होती है कि समटाइम्स आपका कोई खाना वगैरह किसी दांत पे बैक एंड पे जो आपको नज़र नहीं आ रहा होता, वहाँ पे कोई लाइक आपने कुछ चिकन खाया, उसकी कोई थोड़ी बहुत वो वहाँ पे दांतों के दरमियान स्टिक कर जाती है, तो आप उसको रिमूव नहीं करते। आइदर ना टूथपिक यूज़ कर रहे हैं, टूथपिक तो वैसे ही नहीं करनी चाहिए, अगर आप डेंटल फ्लॉस यूज़ नहीं कर रहे या फ्लॉसिंग नहीं करते तो वो वहाँ पे पड़े रहते, तो फिर डेट काज, तो फिर आपको चाहिए कि आप डेंटल फ्लॉसिंग करें उस केस में। प्लस अगर आप रेगुलर ब्रशिंग कर रहे हैं तो फिर हम 2 टाइम्स ब्रशिंग आर मोर देन इनफ। ओके, मतलब उससे ज़्यादा। अच्छा, जब भी दांतों में कुछ चीज़ फंस जाती है, क्योंकि देखें कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे आप ना आधा घंटा लगा देते हैं, वो चीज़ निकलती नहीं है, वो इतनी डीप फंस जाती है। हर बंदे का केस डिफरेंट होता है, कुछ के दांतों में स्पेसेस होते हैं, वहाँ उस तरह से नहीं फंसती, बट अगर दांतों में स्पेसेस नहीं है तो फंस जाती है बहुत बुरी तरीके से। आपने खुद का टूथपिक इसका इस्तेमाल नहीं करना। फ्लॉसिंग में भी हम देखते हैं, अगर तो वो थ्रेड वाला फ्लॉस है तो वो समटाइम्स हम देखते हैं कि ब्लड आता है, अगर वाटर वाला फ्लॉस है उससे आसानी होती है, बट वो वाटर फ्लॉस का उतनी अवेयरनेस नहीं है लोगों को। थोड़ा सा बताएं कि अगर फंस जाए तो क्या करें। अच्छा, पहली बात है ये फंसता क्यों है। देखिए, जब आपके दांतों के अल्लाह ताला ने टाइट कंटेक्ट बनाए और उनमें गम मौजूद है, जब गम रिसेशन हो जाती है, मसूड़ा नीचे चला जाता है, तो फिर ऑब्वियस बात है वहाँ पे एक थोड़ा सा गैप क्रिएट हो जाता है। तो जब आप खाना खाते हैं वो उन दोनों दांतों में से पास आउट होकर उस जगह पे स्टक कर जाता है, फिर वो लोग लगे रहते हैं उसमें, वो अपने गम्स को मजीद हर्ट कर लेते हैं, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर वो सिर्फ चबा नहीं सकते, चबाते हुए उन्हें पेन होती है। ये ज़्यादा केसेस हमें देखने को मिलते हैं आफ्टर, यानी कि बड़ी ईद के बाद। तो अगर रमज़ान शरीफ में भी कोई ऐसा हो गया तो आप विजिट कर लें अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट को कि वो खुद रिमूव कर दे, अगर आपसे नहीं हो रहा, बजाय इसके कि आप उसको हर्ट करना शुरू कर दें और बाद में आप उस जगह पे बाइट ना कर सकें, तो आपको विजिट कर लेना चाहिए। अच्छा, जो गम स्वेल होते हैं, क्या उसकी रीज़न यही है कि सफाई नहीं सही होती है, इसके अलावा भी मल्टीपल रीजन होते हैं, जैसे हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाना और भी इसी तरह मल्टीपल रीजन। एक नथिंग, आप देखिए कुछ लोग नॉर्मल ब्रशिंग भी नहीं करते लेकिन उनके दांत क्लीन है, कुछ बंदा डेली ब्रशिंग कर रहा है तो फिर भी, तो ये मुख्तलिफ आपकी हैबिट्स होती हैं, कितना वो मीठा इंटेक कर रहे हैं, माउथ के अंदर कितने बैक्टीरियाज हैं, क्या चीज़ें, वो सारी मिल के एक एनवायरनमेंट बनाते हैं जो कि ये काज कर रहा होता है। तो फिर हार्मोन्स का भी कुछ इशू होता है, प्लस जिंजवाइटिस इज नॉट ओनली काज बाय फूड पार्टिकल्स और समथिंग एल्स। ओके, तो देखिए कितना ज़रूरी है कि ओवरऑल जो है वो ख्याल रख लें, ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि अदरवाइज़ मैंने लोगों को देखा है कि एंड में वो अपनी रोज़ा मुकम्मल नहीं कर पा रहे होते क्योंकि उन्हें दवाई लेनी पड़ जाती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी प्रोसीजर्स आपके रहते हैं वो इससे पहले करते, क्योंकि रमज़ान की तैयारी में जो है ना, वो सिर्फ ऑयल ग्रोसरी जो है ना वो नहीं होती है, समोसा पट्टी लाना जो है वो तैयारी नहीं है। ओवरऑल भी अपना ख्याल रखना भी ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जरा ट्रेंड्स की बात करते हैं, क्या नए ट्रेंड्स हैं, सबसे ज़्यादा कौन से ट्रीटमेंट्स आप देखिए? अब तो डेंटिस्ट्री ने एक टर्न लिया है, जब ये हमारे आरिफ अलवी साहब आए थे प्रेसिडेंट, उनके बाद से जो टाइम पीरियड आया है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। अब देखिए, जिस तरह के सबसे पहले अलाइनर्स, पहले आपके पास अलाइनर्स नहीं थे क्योंकि हमें 3D प्रिंटिंग इंपोर्ट करने में डिफ़िकल्टीज हो रही थी। फिर वो जिस तरह की इंपोर्ट हुई उनकी, फिर उनकी प्रॉपर यहाँ पे अलाइनर की पाकिस्तान में फैब्रिकेशन स्टार्ट हो गई, अलाइनर्स का एक बूम आ गया, मतलब एक लाइक आप एक पुराने एराज से निकल के एक न्यू उसमें एंटर हो गए। तो अलाइनर्स की आल्थो लिमिटेशंस समहाउ मैं मानता हूँ कि अभी भी हैं, बट स्टिल वो अच्छा काम कर रहा है। इसी तरह हम ट्रेडिशनल इंप्रेशन से निकल के स्कैनर की तरफ चलेंगे। अब हम दांतों को स्कैन कर लेते हैं, बजाय इसके कि हम ट्रेज लोड करते रहें, तो हम स्कैन करते हैं, जिससे हमारे बाद में जो उसके ऊपर जिरकोनिया दांत बन रहा है तो वो 100% उसके अकॉर्डिंगली परफेक्ट बनता है, उसके मार्जिन, उसके टाइट कंटैक्ट्स, तो काफ़ी कुछ अब डेंटिस्ट्री में जो है ना वो मॉडर्नाइज हो चुका है। काफ़ी लोग अब AI की तरफ भी जाना मतलब कोशिश कर रहे हैं, तो काफ़ी आप कह लें कि वो ट्रेडिशनल दौर से हम निकल आए हैं। AI से मुराद ये कि पहले से आप लोग उन्हें दिखा देते हैं कि अच्छा आपकी स्माइल ऐसी हो सकती है। बिल्कुल, आप अभी देखें सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इस तरह से किए जा रहे हैं, अगर आप लेट से हमारे पास पेशेंट आता है तो अपना बिफोर आफ्टर देखना चाहता है, तो आप उसको अलाइनर्स में भी एक वीडियो होती है जिसको आप प्ले करते हैं, तो आपको बिफोर आफ्टर पूरा एक प्रोसीजर नज़र आ जाता है कि कितनी स्टेजेस होंगी, कितने टाइम में, किस तरीके से कितना फ़र्क आएगा, वो सारा हम उसको कंप्यूटर पे डिटेल से एक्सप्लेन कर देते हैं। मैंने उस दिन एक वीडियो देखी, मुझे नहीं पता AI जनरेटेड थी या कि वाकई वो बिफोर आफ्टर थी, बिकॉज उसमें एक दांत था जो कि बहुत नीचे गम के बहुत ही कोई अंदर था, लेकिन वहां से कैसे वो दांत खींच के अलाइनर या ब्रेसेस से वो ऊपर लेकर आया और प्लेस किया, वो लाइक ये हुआ कैसे होगा? देखें, अगर फर्ज करें कुछ केसेस होते हैं जिनमें अगर आपका कैनाइन पैलेटल इंपेक्टेड है, मतलब तालू के अंदर दांत फंसा हुआ है नोक वाला और उसके आगे ऊपर दूध वाला दांत है, तो आपका डेंटिस्ट अगर वो दूध वाला दांत हिल रहा है उसको रिमूव करते हैं तो गैप बन जाता है। अगर वो आर्थोडोंटिस्ट है तो हम ब्रेसेस लगा के, एक बटन होता है लिंगुअल बटन उसको बोलते हैं, वो लगा के उसको
प्रेशर दे के हम बाहर ले आते हैं। और अगर आप बात करें, आपने शायद वो वीडियो देखी हो जिसमें 8 नंबर को उस तरह से लाया जी बिल्कुल, तो 8 नंबर पे इतनी एफर्ट आई डोंट थिंक सो कोई करता है, क्योंकि 8 नंबर यूजुअली एक्सट्रैक्ट कर दिए जाते हैं विजडम तो जरा आपकी बाइट नहीं हो रही होती, वो आपकी जरूरत नहीं होती, उस तरह जरूरत ही नहीं होती, ताल्लुक भी नहीं है विजडम से। हाँ, वो आप सर्जिकली एक्सट्रैक्ट कर देते हैं क्योंकि पेशेंट को उसकी जरूरत नहीं है कि जितना टाइम आप उसको खींच के लाने में लगाएंगे वो काम भी आगे नहीं आ रहा, उसमें केरीज कीड़ा लगने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। तो कभी भी विजडम टूथ पे मैंने नहीं देखा पर्सनली कि इतनी कोई एफर्ट कर रहा हो, वो हमेशा लोग कहते हैं निकाल देते होते हैं अक्लदाड़। उसमें द रीजन इज के दैट इज नॉट इन आवर फंक्शनल बाइट, वो किसी भी तरह से हमारे काम ऑलमोस्ट नहीं आ रही होती। तो 99% केसेस में हम एक्सट्रैक्ट करते हैं विजडम टूथ। 7 तक बाइट आपकी जबरदस्त हो जाती है। ओके, जैसे हम अक्सर बात करते हैं ना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कि स्टंटिंग और हर लिहाज से हम देखते हैं कि हमारे जीन्स में हम देखते हैं कि चीज़ें थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो रही होती हैं। तो क्या दांतों में भी ऐसे कि ओवरऑल इन आवर पॉपुलेशन हमारे दांतों की जेनेटिकली ख़राब हो रहे हैं? देखें, अब वही अगेन मल्टीपल फैक्टर्स, कुछ लोगों में इवन हमारे पास पेशेंट आ रहा है 45 एज पे और उसका अगर फ़र्ज़ करें उसका परमानेंट दांत नेचुरली मिसिंग था तो उसके मिल्की टीथ भी पड़े हुए और बिल्कुल ठीक पड़े हुए। और कुछ लोग आ जाते हैं 20s में और उनके सारे दांत, तो जेनेटिक्स बिल्कुल रोल प्ले करते हैं, प्लस आपकी डाइट, प्लस मल्टीपल फैक्टर्स, अगेन वही चीज़ कि आपका ओरल कैविटी का एनवायरनमेंट कैसा है जो उसको कर रहा है। लाइक आप ब्रशिंग कितनी करते हैं, आप मीठा कितना इंटेक करते हैं, आपके ओरल बैक्टीरियाज कितने हैं, आपका बॉडी चेंजेस कितनी आ रही हैं, वो मल्टीपल चीज़ें मिल के जो है वो एक आपका बनाती है। 45 साल के बंदे के दूध के दांत सलामत की देखा है सर? इट्स अ नॉर्मल, जी बिल्कुल। वो अपना देखें ब्रेसेस का ट्रीटमेंट उन्होंने अगर लेट से नहीं करवाया और उनका कैनाइन इम्पैक्टेड है, ऊपर बकली पड़ा हुआ है या पैलेटली पड़ा हुआ है, इस तरीके से पड़ा हुआ है कि वो बाहर नहीं आ सका, तो उसका वो मिल्की टीथ वहीं पे मौजूद होता है। अगर आप क्योंकि वो परमानेंट दांत आएगा नहीं, जब प्रेशर ही नहीं देगा तो वो दूध का दांत गिरेगा नहीं बिल्कुल, क्योंकि जब परमानेंट दांत आता है तो वो दूध वाले दांत की जो रूट्स होती है ना उसको हिला देता है, रिजॉर्प्शन उसकी स्टार्ट, वो खाता जाता है उसकी रूट्स को और आखिर में वो दांत हिलने लग जाता है और खुद ही गिर जाता है। अगर वो नहीं गिरता तो 15 साल की एज में भी लोग आ रहे होते हैं, फिर हम उसको देखते हैं कि नीचे वाला दांत उसका पूरा बन गया है, उसकी एक नोला स्टेज 6 होती है, उसको क्रॉस कर गया या उस पर है, तो हम उसका मिल्की टीथ निकाल देते हैं ताकि वो इजीली आ जाए, बजाय कल को बच्चा ब्रेसिस में फॉल करे। हम ये भी देखते हैं अक्सर ना कि बच्चों में दूध का दांत नहीं गिरता और पीछे परमानेंट टीथ निकल आता है, तो क्या उसमें बाद में वो खुद आगे आ जाता है और दूध का दांत गिर जाता है, या फिर वही केस है कि दूध का दांत बाद में निकालना पड़ता है? अब देखें, अगर परमानेंट आ गया है और दूध का दांत आपका पड़ा हुआ तो निकालना है हमने उसको, क्योंकि वो 99% चांसेस हैं कि वो टेढ़ा ही आएगा ना, ऐसे वो अपनी पोजीशन से हट के आएगा, तो फिर हम उसकी जगह से मिल्की टीथ निकाल के ब्रेसेस या लाइनर की मदद से उसको अलाइन कर देंगे। अच्छा, ये अभी हम देख रहे हैं 12 जो दांत गिरते हैं दूध के, 11-12 साल की उम्र तक मैंने नहीं देखा कि लोगों के मतलब 11-12 साल की उम्र में दांत गिर रहे होते हैं। तो 45 साल तक नहीं गिरे कुछ? और मैं कह रही हूँ कि 12 साल और उसके बाद ऑब्वियसली आने में बड़ा टाइम लगता है। आजकल ये चीज़ हमें ज़्यादा देखने में आ रही है। वैसे यूजुअली ये कहा जाता है कि 12 साल तक आपके परमानेंट दांत आ जाते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स में 11 साल में भी आ जाते हैं, कुछ में 14 में भी नहीं आए होते। और जिनके 5-6 साल गुजर गए और दांत नहीं आ रहे, बच्चा मतलब अगर 7 साल की उम्र में दांत गिरा है, 12 साल का अगर बच्चा हो गया या बच्ची हो गई है और उसके दांत नहीं आए हुए, तो इज देयर एनी प्रॉब्लम? वो आते हैं फिर वो कह रहे थे डॉक्टर साहब हमारा दूध का दांत गिरे हुए इतना टाइम, फिर हम देखते हैं कि उसकी कोई सिस्ट तो नहीं बनी हुई, क्यों नहीं दांत बाहर आ रहा। समटाइम्स हम छोटा सा इंसिजन लगा देते हैं, हल्का सा कट लगा देते हैं कि वो बाहर आ जाए, फिर हम एक्सरे के अंदर एग्जामिन करते हैं प्रॉब्लम क्या आ रहा है, फिर उसका फुल माउथ एक्सरे ओपीजी करवाया जाता है, उसमें हम क्लियरली देख लेते हैं कि यार इसकी क्या रीज़न है, इसके दांत क्यों नहीं आ रहे, फिर इसको किस ट्रीटमेंट की रिक्वायर है, आइदर ऑर्थोडोंटिक और दो जो ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन उन्होंने मिलकर इसको प्लान करना है, या हमें अभी इसको डिले करना है, पोस्टपोन करना है, वो फिर चीज़ें हम ऑन द स्पॉट डिसाइड करते हैं जो उस पेशेंट के लिए बेस्ट होती हैं। ओके, हम अक्सर ही देखते हैं बच्चों में रात को अचानक से दांत में दर्द शुरू हो जाता है और वो बहुत पेनफुल होता है वो, और हम घर में फिर ओवर द काउंटर जो भी ड्रग्स है हम वो दे रहे होते हैं। ये प्रैक्टिस ठीक है? सर देखिए, हमारी नेगलिजेंसी है ना, अगर हमारे बच्चे के दांत में कैविटी लग गई है, हमारा काम है कि हम उसको डेंटिस्ट पे ऑन टाइम लेके, जब हम उसका देखते रहें कि यार इसको कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, जब हम उसको इग्नोर करते हैं फिर वो इस लेवल पे चला जाता है, वही अगेन ठंडा गर्म के बाद जिस तरह मैंने बताया पेन होती है, तो जब उसको पेन होगा फिर अगले दिन आप डेंटिस्ट के पास जाएँ और टेम्परेरीली आप उसको ब्रोफेन या वो दे सकते हैं, लेकिन बार बार अगर आप देंगे तो उसके फिर एंटीबायोटिक्स के और इन चीज़ों के साइड इफेक्ट आपको ऑब्वियस बात है। रूट कॉज को ट्रीट करना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ट्रीटमेंट तो लेना पड़ जाता है। इज नॉट द ट्रीटमेंट। डेंटल ट्रीटमेंट में मेडिसिन का सिर्फ इतना रोल होता है कि वो टेम्परेरीली आपकी इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकता है प्लस पेन को, लेकिन एक दफ़ा दांत में आपकी कैविटी होगी उसको कोई चीज़ फिल नहीं कर सकती फिलिंग के अलावा, वो आपने जाना ही जाना है। या अगर कोई अच्छा डेंटिस्ट होगा तो
ही और शी विल ट्राई टू सेव द टीथ, कि हम दांत को बचाएं। और फिर हम उसमें रूल्स फॉलो होते हैं कि उसका फेरूल है, उसमें वो कितना हड्डी से ऊपर है कि जिसको हम कल को सेव करें, रूट कनाल करें तो हम उस पर कैप भी कर सकें, और उसका कितनी लाइफ होगी, तो फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमें ये दांत बचाना चाहिए। अगर आपका दांत बहुत ज़्यादा मतलब कि बिल्कुल BDR है और फिर इम्प्लांट की ज़रूरत पड़ती है तो हम BDR निकाल के इम्प्लांट की तरफ चले जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है। प्लस कोशिश यही होती है कि अगर कोई दांत सेफ हो सकता है उसको सेफ करके उस पर कैपिंग कर दी जाए ताकि हम लंबे प्रोसीजर से बचें। ऑलराइट। अच्छा, ऐसे में बच्चों से मुतालिक एक और सवाल भी करता हूँ कि अक्सर बच्चों को जब चेकअप के लिए लेके जाएं तो डॉक्टर कहते हैं कि आपका बच्चा चिकन बहुत ज़्यादा खाता है, ये सवाल करते हैं डॉक्टर। देखिए वही अगेन हार्मोन्स प्लस ये होता है कि कुछ डाइट अब ऐसी आ रही है कि जिसकी वजह से मैंने देखा है कि टाइम से पहले बच्चों के, अब जिस तरह कुछ लोगों की डिले आ रहा है, कुछ लोग बिफोर टाइम मतलब 10 इयर्स पे भी हम देख रहे हैं उनके मतलब के दांत काफ़ी आना शुरू हो जाते हैं, तो 11 पे 100% आए होते हैं। तो कहने का मकसद है कुछ डाइट्स, कुछ चीज़ें, ये चीज़ आ रही है, इस पर भी शायद रिसर्च आगे फ्यूचर में हो, क्योंकि एवरीथिंग इज नॉट उस तरह एविडेंस नहीं है, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन जरूर आपकी है कि अच्छा जस्ट बिकॉज़ ऑफ यू नो दैट प्रोसेस्ड फूड, वो बर्गर्स हो सकते हैं, वो सॉसेज है, वो नगेट्स हैं, वो चिकन है, जिसकी वजह से ये हो सकता है। कहीं ना कहीं उनका वैसे भी साइड इफेक्ट्स आप लोग शो कर रहे हैं कि प्रोसेस्ड फूड से, प्रोसेस्ड से आपके लिवर को कितना अफेक्ट हो रहा है। डॉक्टर अफान कैसर, आपको खुद पता है लिवर के लिए वो कितना अच्छा। वहाँ पे मैं एक चीज़ कोट करूँगा, अब आगरा हम आगे देखिए, डॉक्टर अफान कैसर ने वो एक बहुत आपने देखा होगा कि प्रोडक्ट लॉन्च हुई थी और बहुत हिट जा रही थी, जिसमें कि वो एक पाउडर है, डब्बी को ओपन करते हैं और वो पाउडर ऐसे गिराते हैं और कहते हैं जी आप ये दांतों पे लगाएं। ये बिल्कुल मुझे नहीं समझ आती कि आप, जब आपको याद होगा एक दौर था कि साइकिल पे लोग वो लगा के बेचते थे, जी ये ले लें तो आपके दांत ये वो बेकिंग सोडा होता है, चमकदार हो जाएंगे, चमकदार हो जाएंगे। अब डॉक्टर फान कैसे माशाल्लाह आप देखें पढ़े लिखे हैं, बट अब डॉक्टर इनकलाब फरीद है हमारे, मैं उनकी भी वीडियो देख रहा था, इनकी भी देख रहा था, तो डॉक्टर इनकलाब फरीद वाज राइट इन दिस केस, क्योंकि उसमें बेकिंग सोडा था और बेकिंग सोडा अब आप उसका शो ही नहीं कर रहे कि यार इसके अंदर क्या है। और एक हमारी वो टिकटॉकर है, वो कहती है ये ओवरसीज फार्मूला है। यार वट मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। और उसकी वो क्या कर रहे हैं, लोग यूज़ कर रहे हैं। मेरे पास एक लेडीज़ आई, उन्होंने वो पाउडर यूज़ किया तो उनके गम्स पे भी उसका इफेक्ट आया हुआ था। तो मैंने कहा कि आप इसको स्टॉप कर दें, जो चीज़ आप सोशल मीडिया पे देख लेते हैं। अब मुझे नहीं पता कि ऐसी पर्सनालिटीज भी आके पाउडर बेचना शुरू कर दें। हम अब यहाँ पे बैठ के ये तो नहीं कह सकते कि प्रोडक्ट गलत है, ये वो ठीक है, बट बीइंग अ डॉक्टर आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन है जो आप यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। बट अच्छा आपने ऐड किया कि देखें अगर कोई प्रोडक्ट में बेकिंग सोडा ऐड है तो बताएं ना कि बेकिंग सोडा ऐड है, वो आपके लिए हार्मफुल है। रीजन ये कि आप बता रहे हैं ओवरसीज फार्मूला, आप उसको क्लियर नहीं कर रहे, आप उसको हर चीज पे डाल रहे हैं, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, तो इट्स नॉट अटैक। बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्टली। चलें जी। अच्छा, इस पर एक छोटी सी और आप वैसे इस वक्त जो हॉलीवुड स्माइल का बहुत चर्चा रहा, ट्रेंड रहा, इस वक्त क्या है? ज़रकोनिया टीथ सर हॉलीवुड जो है वो अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक चल रहा है। अच्छा, हॉलीवुड वो एक ट्रेंड में है चीज और वो चल रही है, वही चल रही है अभी तक। बस मैंने ये कहना था कि जो भी प्रोडक्ट दांतों के लिए यूज करें ना, चाहे वो कोई भी बेच रहा है, आप उसकी पहले रिसर्च किया करें कि उसके अंदर है क्या, आपके दांतों के लिए उसकी आपकी ऊपर वाली एनामल को डैमेज तो नहीं कर रहा, कोई बेकिंग सोडा तो नहीं है। आप पहले उसकी पूरी रिसर्च करें, फिर आप उसको अपने देखिए यही चीज जो है ना, हम स्किन से मुतालिक या ओवरऑल भी हम बार बार कहते हैं कि जो भी चीज सोशल मीडिया पे दिखाई जाती है वो क्रेडिबल नहीं होती, उसकी अपनी आप रिसर्च करें, आप देखें कि वो अप्रूव्ड है कंसर्न डिपार्टमेंट से या नहीं है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और उसके बाद उसका इस्तेमाल करें। और मेडिकली अगर कोई चीज़ है कि मेडिकल इशू है तो उस पर तो आपको एक्सपर्ट राय ही लेनी है, आपको डॉक्टर के पास ही जाना है, और अगर वो कहें तो आप उसका इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन बढ़ेंगे एक ब्रेक के जानिब, स्टे विद अस। एसिडिटी ने की फेवरेट नाश्ते के साथ बड़ी गड़बड़। इनो ऑन, गड़बड़ गॉन। तेजी से आराम पहुंचाए इनो। तमाम
दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। खुराक लेबल पर दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। दिल और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज नॉलेज के मशवरे से इस्तेमाल करें। क्योंकि आ गया नया लीज मैक्स, जिसके ऐसे ऐसे शिकवे हैं, मैक्स क्रंच, मैक्स फ्लेवर और मैक्स टेस्ट। न्यू लीज मैक्स, द अल्टीमेट पोटैटो चिप एक्सपीरियंस। ज्यादातर पेशेंट्स कैविटीज के बारे में परेशान रहते हैं और दांतों की हसासियत की भी कंप्लेन करते हैं। न्यू सेंसोडाइन कैविटी प्लस सेंसिटिविटी कैविटीज और दांतों की हसासियत दोनों से तहफ़्फ़ुज़ देता है। तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं। प्यार भरे दो शर्मीले नैन, दिल ये कहे गीत में तेरे गाऊं। रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना सुख तेरे सिवा कोई नहीं है मेरा, सच है कि कुछ भी नहीं तुझ बिन मेरी जिंदगी। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। एक वक्त था कि हम सिलिकॉन वैली की बहुत मिसालें दिया करते थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी लेवल पे, स्टेट लेवल पे, हर तरह से हम देखते हैं कि अब एंटरप्रेन्योरशिप का एक जो कल्चर है वो परवान चढ़ता जा रहा है। ऐसे में बहुत से जो नौजवान हैं बिलखुसूस, इवन चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे उनकी डिग्री मुकम्मल हो चुकी है, उनको यूनिवर्सिटी या फॉर दैट मैटर गवर्नमेंट लेवल पर या इवन पार्टनर्स भी होते हैं जो कि स्पेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं ताकि वहाँ पर वो आएँ, उनको वो स्पेस मिले, इनिशियली उनको एक एक ऐसी छत मिल जाए, ऐसा सिस्टम मिल जाए, ऐसा सपोर्ट मिले, मेंटर्स मिले, गाइडेंस मिले कि वो अपने उस आइडिया पर काम करते हुए आगे बढ़ सकें। आज हम इससे मुतालिक मज़ीद बात करेंगे कैसे पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर बढ़ता चला जा रहा है और कैसे गवर्नमेंट इस पर सपोर्ट कर रही है। हमें ज्वाइन किया है कोमल कैनत शकील साहिबा ने। इस वक्त वजारत IT टेलीकॉम के तहत पाकिस्तान के जो नेशनल टेक्नोलॉजी फंड है इग्नाइट, उसमें हेड ऑफ पार्टनरशिप्स एंड कोलैबोरेशन के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे रही है। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक। ग्रेट टू हैव यू कोमल। इग्नाइट काफ़ी अर्से से हम देख रहे हैं, इसका नाम भी बहुत है, काम भी बहुत है। थोड़ा सा बताएं कि क्या जिम्मेदारियाँ हैं इग्नाइट की? बिल्कुल। सो इग्नाइट जो है एक सेक्शन 42 कंपनी है मिनिस्ट्री ऑफ IT के अंडर और इट्स एन इंडिपेंडेंट फंड, उसका एक इंडिपेंडेंट बोर्ड है और 3 मेन जो डोमेन्स जिसमें इग्नाइट काम करता है, एक तो एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन। सो टेक रिलेटेड जितना भी स्टार्टअप्स का कल्चर है, बहुत सारे लोग शायद नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स के नाम से वाकिफ़ होंगे और जो नहीं है उनके लिए बता देती हूँ कि जब एक बिज़नेस बहुत छोटा होता है और या फिर कोई आइडिया स्टेज पे कोई स्टूडेंट्स हैं या कोई भी है जो सोसाइटी में जिसके पास एक इनोवेटिव आइडिया है और वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इग्नाइट की तरफ से उसके एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन जो अम्ब्रेला है उसके तहत उनको फाइनेंशियल और मेंटरशिप सपोर्ट और इकोसिस्टम सपोर्ट वो सब प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग्स का भी एक प्रोग्राम है, बल्कि कई प्रोग्राम है, लेकिन कैपेसिटी बिल्डिंग के अम्ब्रेला के तहत हमारा एक सबसे मशहूर जो प्रोग्राम गया है वो डिजी स्किल्स के नाम से है। कई कुछ लोग जो इस फील्ड में हैं उनको इस चीज़ का आइडिया है, बट इसके अलावा भी हमारे अपकमिंग कुछ प्रोग्राम्स हैं जिसमें कोड फॉर AI है। सिंस अभी मिनिस्ट्री ऑफ IT की तरफ से इंडस AI वीक भी चला और AI जो है वो गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटीज़ में है इस वक्त, बिकॉज ये एक वाहिद मौका है पाकिस्तान के पास, मतलब वाहिद तो नहीं कह सकते, हमने पहले बहुत सारे मौके जो हैं वो मिस कर दिए, तो ये एक ऐसा मौका है कि हम लीप फ्रॉग कर लें डेवलपमेंट की तरफ और एक ये जो हम एक लोअर मिडिल इनकम कंट्री के स्टेटस में इस वक्त मौजूद हैं और मेरे ख्याल में कुछ हद तक फंस भी गए, वहाँ से निकलने का एक ये तरीका है कि हम अपनी
वर्कफोर्स को, यंग वर्कफोर्स को ना सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेके जाएं बल्कि कैपेसिटी बिल्डिंग की तरफ भी, उनकी कैपेसिटी भी बिल्ड करें। तो एक ये हो गया, और उसके अलावा जो है हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिसके अंदर नॉलेज एक्सचेंज का किया जाता है, और उसके अंदर हमारी कोलैबोरेशंस इंटरनेशनल और लोकल जो है डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ भी हैं, बड़ी कंपनीज़ के साथ भी हैं, छोटी कंपनीज़ के साथ भी हैं। तो एक पूरा इकोसिस्टम बिल्डर और इनेबलर है इन शॉर्ट। सो इग्नाइट वी कॉल इट एन इकोसिस्टम बिल्डर एंड इनेबलर। ओके, यंगस्टर्स किस तरह से एंगेज हो रहे हैं इसमें ओवरऑल? सो इग्नाइट के जो प्रोग्राम्स हैं वो समहाउ इट हैपेंस टू बी के उसमें बहुत ज़्यादा यंग पॉपुलेशन है, ज़्यादातर यंग हैं। सो स्टार्टअप्स के थ्रू, सो NICs के अंदर वो इंक्यूबेट होते हैं, NICs के अंदर वो मेंटरशिप प्रोवाइड, हर कोहॉर्ट जो है वो एक कम्पिटिटिव प्रोसेस के तहत सेलेक्ट हुआ होता है, और उसके अंदर जिनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं फिर उनको हर किस्म की मेंटरशिप मिलती है, फ्रॉम बिजनेस प्लानिंग, financial accounting, marketing, growing your business, providing that network with investors। तो बैरून मुल्क और विद मुल्क के अंदर भी जितने भी लोग जो उनको फाइनेंस कर सकते हैं उनके साथ कनेक्ट करना, तो ये सारा उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है NICs के थ्रू। इसी तरह जो हमारे कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर भी सपोर्ट ज़्यादातर इनरोल्ड जो लोग हैं इस वक्त हमारे कोई सम 4.2 या 4.8 मिलियन जो हैं हमारे इनरोलीज हैं डिजी स्किल प्रोग्राम्स में, और वो ज़्यादातर यंग लोग हैं लेकिन वो पूरे पाकिस्तान से, तो वो बलूचिस्तान से भी हैं, वो KP से भी हैं, सिंध से भी हैं, पंजाब से भी, और छोटे और बड़े सब शहरों में हैं। और इसी तरह ग्रास रूट्स लेवल पे भी हम कुछ काम करते हैं जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं उनके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स को फंड किया इग्नाइट ने, ताकि उनके पास कुछ प्रोटोटाइप या कोई किसी किस्म का रिसर्च जो है वो निकल के आए, वो एक इंडस्ट्री और एकेडेमिया कोलैबोरेशन के तहत। अच्छा, बस ऐसे में मैं उससे अक्सर जिक्र करते हैं कि प्रोटोटाइप तो बनाया होता है, फाइनल प्रोजेक्ट्स होते हैं, हम अपने शो में बुलाते हैं और बहुत ब्रिलियंट आइडियाज़ होते हैं, एंड हम हैरान हो जाते हैं कि इतनी सी एज में हम सिर्फ सोचते थे कि हमने क्या करना है, और वो बच्चे प्रैक्टिकली करके ले आते थे, और बल्कि इवेंट्स पे जाके विन करके आए होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। हमने बहुत सारी इस तरह की एग्जांपल्स देखी हैं, बट गायब हो जाते हैं वो प्रोजेक्ट्स। क्या इसके लिए भी वो कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए या उस अगले फेज में वो नहीं जा पा रहे होते? क्या इसके लिए भी कोई मैकेनिज्म सेट हो रहा है कि उन, क्योंकि पोटेंशियल है उन बच्चों में, वो असासा है मुल्क का, और मैं कहूँगी जो इतना सोच रहे हैं और पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करें, एंड देन आइडिया भी बहुत ज़बरदस्त है, तो ऐसे में आप लोग क्या कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी के लिए, उन प्रोजेक्ट्स को मजीद फंड या कमर्शियल लेवल तक ले जाने के लिए? बिल्कुल, सो इसमें बहुत सारी वायबिलिटी के इश्यूज भी आते हैं। समटाइम्स द प्रोडक्ट इज़ ग्रेट, इट्स वेरी इनोवेटिव, बट इट इज़ नॉट कमर्शियली वायबल। तो ये जो NICs का एक सेफ स्पेस प्रोवाइड किया जाता है वो इसीलिए प्रोवाइड किया जाता है कि उनकी ये सारी चीज़ों को टेस्ट किया जाए। तो कुछ चीज़ें बहुत सक्सेसफुल स्टार्ट, जैसे बाइकिया फॉर एग्जांपल एक बहुत सक्सेसफुल स्टार्टअप है जो इन्हीं NICs के तहत जो है पहले शेल्टर हुआ, फिर ग्रो किया, और अब एक बड़ी कंपनी बन चुका है। इसी तरह हमारा बहुत सारे और हैं जिनके नाम अब मेरे जहन से एकदम से निकल गए, लेकिन इस किस्म के बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो एक्चुअली बड़े स्केल पे आए भी। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि टैलेंट बहुत ज़्यादा है, और उसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ों की वजह से बिजनेस कभी कभार ग्रो नहीं करता। कल हम कुछ कॉलीग्स डिस्कशन कर रहे थे कि बहुत सारे यंग लोगों को, स्टार्टअप्स को ये नहीं समझ आ रही होती कि जो उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स रेज की हैं फॉर एग्जाम्पल, उनको बढ़ा के बताना है या कम करके बताना है, ताकि वो कभी कभार FBR के या किसी हुकूमती इदारे की वो जद में ना आ जाए या वो किसी तरीके से कॉम्प्लिकेट ना हो जाए चीज़, तो उस लैक ऑफ अवेयरनेस और डर के सिलसिले में वो अपनी चीज़ों को उस तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते, या फिर उनको पता नहीं होता कि किस तरह से प्रेजेंट करना है। तो इसमें हम जो है इग्नाइट का ये रोल बनता है, बाकी सारे जो हमारे रेगुलेटर्स हैं उनका रोल बनता है, और हम ये कोशिश भी कर रहे हैं कि उनको हम एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएँ, ताकि NICs के अंदर जो हम अवेयरनेस का काम कर रहे होते हैं या कैपेसिटी बिल्डिंग का काम कर रहे होते हैं, उसमें कुछ ये रेगुलेटरी लैंडस्केप की समझ को भी प्रमोट किया जाए। तो इस किस्म के प्लान्स हैं। AI इज़ डेफिनेटली वेरी बिग ऑन दी एजेंडा, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा अगर कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहा हो तो हर तरफ प्रमोशंस हैं। और मैं चाहूँगा थोड़ा एक्सप्लेन भी करें कि व्हाट वाज द प्लान, कैसे उसको एग्जीक्यूट किया गया, PM साहब का आना, उनकी उस पर बहुत एक अच्छी बात, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि हमने इससे क्या अचीव किया और क्या हमारा इसमें एग्जैक्टली हम सोच रहे थे। तो इस देखिए हमारे माशाल्लाह जो यंग लोग हैं वो इतने केपेबल हैं कि उनको बहुत ज़्यादा वो हेल्प की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हुकूमत की तरफ से सरबराही हो तो एक बहुत तेज़ी से इकोसिस्टम जो है वो फ्लरिश कर सकता है। तो हम बड़े ग्रेटफुल रहे मिनिस्ट्री की तरफ से भी
कि प्राइम मिनिस्टर ग्रेस द ओकेजन और बाकी हेड्स डिफरेंट लीडरशिप जो थी वहाँ पे मौजूद थी। बहुत से बैरून मुल्क से लोग यहाँ पर आए हुए थे, इन्वेस्टर्स आए हुए थे, बहुत से MOUs साइन हुए, मतलब मुआहदे जो हम इन्वेस्टमेंट के लिए करना चाहते हैं और नॉलेज एक्सचेंज के लिए करना चाहते हैं। तो उसका पर्पस सिर्फ ये था कि इस वक्त जो है पाकिस्तान का जो एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस इन चीज़ों को लेके बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, लेकिन वो दुनिया के सामने आ नहीं पा रहा। तो हम इसको हुकूमत की सतह पर शोकेस करें, प्रेजेंट करें, शो ऑफ करें दुनिया को कि पाकिस्तान में ये सब चीज़ें मौजूद हैं और ये हो रही हैं, ताकि हमारे पास और जो इन्वेस्टमेंट्स हैं और पार्टनरशिप्स हैं, जो मेरा काम है पार्टनरशिप्स क्रिएट करना, तो उसको हम वो जो है ना ज़्यादा तेज़ी से जो है आगे लेकर चल सकें, ताकि जो गैप्स हैं इकोसिस्टम में, बिकॉज एक परफेक्ट इकोसिस्टम तो नहीं है ऑब्वियसली, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको बेहतर किया जा सकता है। तो उसमें बहुत सारी ऐसी पार्टनरशिप्स जो कि हम रीजनल लेवल पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी आर वर्किंग ऑन सेवरल डिफरेंट इनिशिएटिव्स विद UAE, विद मलेशिया, विद so many other countries and Turkey. So we want to make sure कि हम अपने रीजन के अंदर एटलीस्ट इस तरीके से इंटीग्रेटेड हों कि हमारे स्टार्टअप्स जो हैं दूसरी कंट्रीज़ में जाएं, वहाँ पर सीखें, बड़ी कंपनीज़ के साथ कनेक्ट हों, हमारा टैलेंट जो है वो ब्रॉडर मार्केट में शोकेस हो। तो ये एक इसके पीछे विजन थी और इसको बहुत अच्छे तरीके से लीडरशिप ने जो है हर तरीके से सपोर्ट किया। और इस वक्त जो एक इस्लामाबाद डिक्लेरेशन करके वज़ीर आज़म ने जो है वो अनाउंस किया है कि अब हम 2030 तक जो है वो 1 मिलियन नॉन टेक्निकल लोगों को AI में ट्रेन करेंगे, बिकॉज दिस इज़ द फ्यूचर। इसके बगैर अब आप आगे बढ़ नहीं सकते। तो हमें पाकिस्तान को साथ चलना होगा, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ IT और हमारे जो अदारे हैं उन सबका बहुत रोल रहेगा। लेकिन इसी तरह कुछ 1000 PhD स्कॉलरशिप्स अनाउंस उन्होंने की कि वी विल सपोर्ट दैट। बट सबसे जो बढ़ के बात है कि हम इसके अंदर $1 बिलियन तक की इन्वेस्टमेंट करेंगे इस सेक्टर के अंदर एज अ कंट्री, which is I think a very good step, because so many boats we have missed. Maybe this time around if we do it right, तो पाकिस्तान के पास एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम जो है पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पे नुमाया करें। अब भी नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? ज़रूरी है कि बिकॉज अब दौर है ना, आपको चलना है उस दौर के साथ। सो ये बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से कि किस तरीके से इंगेज किया जाए हमारे यंगस्टर्स को, और AI का मुस्बत इस्तेमाल ये सिखाया जाए कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने कोई एक पैराग्राफ लिखवा लिया, कोई एक सवाल पूछ लिया। इसका एक एक बहुत ब्रॉडर इसका एक स्कोप है जिसको देखने की ज़रूरत है कि पूरी दुनिया कैसे कनेक्ट होके चेंज ला सकती है और पॉजिटिव चेंज लेके आ सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जो AI से मतलब 3 बातें हमने की ना, एक इन्वेस्टमेंट, एक ट्रेनिंग और फिर स्कॉलरशिप्स। मैं ट्रेनिंग पे ज़रूर पूछूंगा आपसे कि किस तरह से प्लान आउट हो रहा है, किस लेवल पे ट्रेनिंग्स कराई जाएंगी, किस एज ब्रैकेट को टारगेट किया जाएगा, या कि इट्स अक्रॉस के हर एज ब्रैकेट को। और हमें भी देखते हैं इंटर डिसिप्लिनरी चीज़ें बहुत ज़्यादा अब तो नज़र आती हैं कि अगर आप मेडिसिन की तरफ में तब भी आप AI को समझते हुए, या कंप्यूटर साइंस एंड मेडिसिन को भी हम कंबाइन करते हुए देख रहे हैं। बहुत से प्रोजेक्ट्स हमारे सामने भी आ रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ AI थिंग। सो हम स्किल को किस तरह से इन्हांस करेंगे? तो फॉर एग्जांपल मैंने कोड फॉर AI के प्रोग्राम का मेंशन किया, एक और उसके साथ प्रोग्राम है SAP। पहले मैं कोड फॉर AI की बात करती हूँ। तो उसमें कोडिंग के अंदर 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, जावा है और पाइथन है और एक और है, और इनको हम AI फ्रेमवर्क्स के अंदर लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके अंदर कुछ 7500 जो हैं वो इंडिविजुअल्स को ट्रेन किया जाएगा। 3 सेंटर्स के अंदर, सेंट्रल है, साउथ रीजन है, नॉर्थ रीजन है। NICs में? Not NICs. It will be done through different universities and different organizations, including NICs. तो फिलहाल तो इस तरीके से किया जाता है कि बहुत सारी देखो हमारे मुल्क में लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं है। Urban centers are different from, let's say, rural centers or semi-urban centers. So a lot of people don't have access to the internet. They don't have computer literacy or capability to operate computers. तो बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग का भी इशू है ना। बिल्कुल है। तो हम उस जगह पे कभी कभार यूनिवर्सिटीज़ को इंगेज करते हैं कि लोग वहाँ पर आकर सीख लें। उसमें एज की वाकई कोई लिमिट नहीं है, लेकिन समहाउ यंग लोगों का ज़्यादा रुझान है, क्योंकि जब आप यंग होते हैं आप तेज़ी से सीख लेते हैं। और दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।